छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों लेकर मैं हाजिर हूं। अमित मिश्रा, TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री की कई योजनाओं को लेकर आज स्वच्छता पखवाड़ा के साथ में सेवा पखवाड़ा भी मनाया गया, जिन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नगरीय प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा महिलाओं के तरफ से, महिला विभाग की तरफ से भी अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग कई योजनाओं को लेकर हितग्राहियों को लाभ भी देने की कोशिश की गई। इस स्वच्छता पखवाड़ा के जरिए जो स्वास्थ्यकर्मी है, जो सुरक्षाकर्मी है, इसके साथ में जो सफाई कर्मी है, इन तमाम लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने की बात यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। इसके अलावा 11,000 लोगों को अलग अलग शहरों में पीएम आवास के लिए गृह प्रवेश भी आज करवाया गया है। इसके अलावा भी कुछ योजनाओं का लाभ देने के लिए हितग्राहियों को बुलवाया गया था कार्यक्रमों में, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। साथ ही साथ में पीएम की जन्मदिवस को लेकर अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं, युवाएं और उसके साथ में पीएम आवास के हितग्राही शामिल हुए। आज विश्वकर्मा जयंती है, तो सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। छत्तीसगढ़ की समस्त जनता के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक देश का इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज यहाँ पर शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहब जी उस विभाग के मंत्री हैं, उनके विभाग के द्वारा यहाँ पर आवास स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 26 बच्चों को आज अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान किए हैं। 11,000 पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र के जिनका शहरी आवास योजना पूर्ण हो चुका है, उनका गृह प्रवेश भी कराए हैं। स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ किए हैं। तो समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हमारा प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत आगे रहा। इसके लिए मैं हमारे शहरी विकास मंत्री डिप्टी सीएम, उनके पूरे विभाग और प्रदेश भर की स्वच्छता दीदी, सफाई कर्मी सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है। नए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने गुजरात का दौरा करके जब वो छत्तीसगढ़ लौटे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति है उसमें बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। गुजरात मॉडल को यहाँ पर छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति में लागू किया जा सकता है। आने वाले समय में मिड डे मील जैसी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा के बेहतर विकल्प तैयार करने की यहाँ पर कवायद जो है वो गुजरात मॉडल के तर्ज पर की जा सकती है, और इसको लेकर सीधे तौर पर कहा है कि ये बदलाव बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की शिक्षा विभाग में देखने को मिल सकता है। हम सारे स्कूलों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्लानिंग ये है कि पहले सत्र में कम से कम 1,000 स्कूल अत्याधुनिक हो। और अभी जब हम विद्या विकास केंद्र दौरा करने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि जितने हमारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी हैं उसको हम मॉडल ले सकते हैं पूरे प्रदेश के। उनको ई प्रणाली से जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर प्रणाली से जोड़ सकते हैं, और वो सीधा सैटेलाइट के माध्यम से जो वहाँ पे अलग अलग चैनल हैं, हमने बाइजेक में देखा कि 500 चैनल पूरे देश को वो देते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में 50 चैनल हमको वो देते हैं। तो वो सैटेलाइट सिस्टम से सारे स्कूलों को हम जोड़ेंगे। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी को बहुत बेहतरीन हम, चूँकि सब जगह ई टैबलेट जारी हो चुका है, ई टैबलेट से प्रोवाइड करेंगे सारे स्कूलों को, जानी है उनको। इसी सत्र में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी को जोड़ेंगे ताकि सारे स्कूल मॉडल बेस पे रहे। और जो मॉडल की जो हमने कहा कि जो हमारे यहाँ जो सेजस के स्कूल हैं, हमारे यहाँ जो इग्नाइट के स्कूल हैं, हमारे यहाँ और पीएम श्री के स्कूल है, उसको बहुत बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है। भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें अब भी लगातार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उसको लेकर उसको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था ईडी की तरफ से और उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन अब तक उनकी बेल नहीं हो सकी है। लगातार चाहे जिला सत्र न्यायालय हो या फिर हाई कोर्ट हो, लगातार बेल की अपील तरफ से की जा रही है। लेकिन अब जो चार्जशीट पेश की गई है ईडी की तरफ से, 7,000 पन्नों की इस चार्जशीट में ये बताया गया है कि लगभग 2,500 करोड़ का ये घोटाला है, जिसमें सीधे तौर पर 1,000 करोड़ की हेराफेरी सिंडिकेट के जरिए, चैतन्य बघेल के जरिए किए जाने का इसमें
जो जिक्र है वो किया गया है। इस चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि सीधे तौर पर चैतन्य बघेल की पैसों के लेन देन को लेकर लगातार उनका इन्वॉल्वमेंट था और इसके ज़रिए वो रियल इस्टेट में इन पैसों का उपयोग भी उन्होंने अपनी 2 अलग-अलग फर्मों में किया है। इसके भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मोबाइल में कई लोगों के साथ में बातचीत, सिंडिकेट के ज़रिए लोगों के साथ में बातचीत और पैसे के लेन देन का जो डिजिटल साक्ष्य है वो भी यहाँ पर ईडी को मिला है। ईडी ने ये भी बताया है कि बड़े पैमाने पर जो सिंडिकेट काम करता था, जिसमें कई अधिकारी, नेता और कांग्रेस के नेता सहित व्यापारी जेल में हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से भी कुछ लोगों ने ये कबूल भी किया है, जिसमें पप्पू भी शामिल हैं। उन्होंने ये सीधे तौर पर कबूल भी किया है कि हेरा फेरी जो की जाती थी वो इन्हीं के ज़रिए, यानी कि चैतन्य बघेल के ज़रिए की जाती थी। एक बड़ा आरोप जो है वो फिलहाल इस चार्जशीट के ज़रिए चैतन्य बघेल पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ती है या फिर कोर्ट से कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। कैमरा सीधा करो, ओके। ईओडब्ल्यू ने श्री चैतन्य बघेल जी जो ईडी में गिरफ्तार थे और लगभग 60 दिन उनका पूरा होने को आ रहा है, और उस मामले के उपरांत ईओडब्ल्यू ने 11 सितंबर को प्रोडक्शन वारंट अपना पूछताछ करने के लिए एप्लीकेशन लगाया 3 दिन के लिए। तो क्योंकि उस दिन लेट लगाए थे तो ऑनरेबल कोर्ट ने 12 और 13 को पूछताछ करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाए थे। तो उसको 2 दिन के लिए उनको दिया गया कि 2 दिन जाके वो जेल में ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है। क्योंकि ईओडब्ल्यू का जैसा पहले देखा आया है कि जैसे किसी की बेल होती है तो फिर दूसरे केस में अरेस्ट कर लो, उसका जो अप्रीहेंशन हमको था, तो उसके तहत हमने उसी दिन शुक्रवार को ही माननीय उच्च न्यायालय में एक एंटिसिपेटरी बेल के लिए कि हमको ऐसा शंका है कि हमको इसमें भी गिरफ्तार करेंगे ईओडब्ल्यू एक्साइज वाले में 4/24 में, तो एक एप्लीकेशन एंटिसिपेटरी की मूव कर दी गई है माननीय उच्च न्यायालय में, जिसकी सुनवाई आज होना, एक दिन ऊपर आज उसको लगा के आज सुनवाई हुई है। इस दरमियान ईओडब्ल्यू ने आज एप्लीकेशन लगाया था कि साहब हम इनको अरेस्ट करना है, और आज प्रोडक्शन वारंट जब जैसे लेके आया गया तो अरेस्ट का एप्लीकेशन लगा दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। और उस सुनवाई के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसके उपरांत कि क्योंकि मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि बिना लोअर कोर्ट आए सीधा हाई कोर्ट आ गया, इसलिए मेंटेन नहीं है वो, मगर एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये चैतन्य बघेल जी एप्लीकेशन जाके सेशन कोर्ट में लगाएं, और जब तक वो जो एप्लीकेशन उन्होंने मूव किया था कि प्रोडक्शन वारंट में ला के उनको बुलाने का, उस एप्लीकेशन पर रोक लगाई गई। उसको रोकने वाले पहले वो होगा, एंटिसिपेटरी बिल डिसाइड होगी, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ईओडब्ल्यू लगा सकता है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है। बस्तर में नक्सलवाद खात्मे को लेकर जो एक मुहिम छिड़ी थी, उस मुहिम के जरिए एक लेटर सामने आया है जिसमें माओवादियों की तरफ से इस लेटर को जारी करना बताया जा रहा है। 15 अगस्त की तारीख इस पर डली हुई है 2025 की, और इस मामले को लेकर अब जांच की बात जो है वो गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चा है कि नक्सलियों ने सरेंडर करने की बात कही है, उन्होंने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में आने का जिक्र किया है, लेकिन उसके लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार करने का उन्होंने की मांग सरकार से यहाँ पर की है उस लेटर के जरिए। उस लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों में वह हथियार छोड़कर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर कई लोगों का ये भी मानना है कि इस लेटर को देर से जारी करने, अभी इस लेटर के वायरल होने के पीछे की क्या वजह है। अगर वो 15 अगस्त से ही हथियार छोड़ना चाहते थे तो इस बीच में आईडी ब्लास्ट हुए, शिक्षा दूतों की हत्या हुई, हाल ही में ही एक ग्रामीण की भी हत्या कर दी गई, और लगातार इस तरीके की हत्याएं हो रही है, तो फिर इसके पीछे माओवादियों का मकसद क्या है। तो इन तमाम विषयों की जांच की बात विजय शर्मा ने कही है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में नक्सली लगातार इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। पहले वो पर्चा जारी करते हैं और उसके बाद फिर वो उनकी एक टैक्टिस होती है कि उसके बाद वो किस तरीके से अटैकिंग मोड पर आएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस पर्चे को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है कि नक्सली हथियार छोड़कर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार का क्या रुख होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके परीक्षण की आवश्यकता है, सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 2 बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है, लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को यह मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है, उसमें फोटो है, उसमें आईडी
हैं ईमेल के और फेसबुक के, उसमें शब्दावलियों में भी परिवर्तन है, यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाए। नक्सली डरे हुए इसलिए इस प्रकार के लेटर देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया, ये सब शब्द इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। इसमें सब जो भी प्रक्रिया करनी हो सब किया जाएगा। किस प्रकार की जांच किया जाएगा लेटर? ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है। एक तो जब आप लोगों के माध्यम से विषय आगे बढ़ता है, उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है। बहुत सारे साहसी पत्रकार साथी हैं जो अंदर तक जा करके रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी पूछ लेते हैं सीधे-सीधे। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर चर्चा करके स्पष्ट किया जाता है कि ये क्या है। भाजपा गरियाबंद के मंडल महामंत्री को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस बड़े फैसले में महेश कश्यप को 5 साल की सज़ा सुनाई है। मामला था कि नाबालिग बच्ची के साथ में घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप उन पर लगाया गया था। इस आरोप पर सज़ा जो है, बड़ी सज़ा यहाँ पर सुना दी गई है और बीजेपी के नेता, बड़े नेता हैं, महामंत्री के पद पर हैं और गरियाबंद में काफ़ी प्रभावशील व्यक्ति माने जाते हैं और उन पर जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो अब उनको जेल में सज़ा यहाँ पर भुगतनी होगी। 8 गवाहों ने इस बात की तस्दीक कोर्ट के अंदर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता के खिलाफ सुनाया है।